हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप लाइक कर दिया करिए वीडियो, क्योंकि कमेंट करने में आपका टाइम वेस्ट होता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम इस हिसाब से काम करता है कि वो वीडियोज़ दिखाता ही नहीं है अगर लाइक या फिर कमेंट नहीं है तो। पहला आर्टिकल है, नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ पर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत ये नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस है वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जा सके। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो चल रहा है उसके तहत एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेशनल कॉन्क्लेव का नाम है सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। पर्पस क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में इनकरेज करना। ये जो नेशनल कॉन्क्लेव है सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। एक दिन का ये इवेंट है, एक तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा स्टेट अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तौर पर इनको सिखाया जा सके। जो आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग एक कंपोनेंट है, उसके तहत कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर दिया गया। तो गार्बेज फ्री सिटीज बनाना है इंडिया को 2025-26 तक के लिए। इसके लिए नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क भी अपनाया जा चुका है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। ये जो आपका नेशनल कॉन्क्लेव है इसको महानदी जो रिवर है उसके किनारे स्वच्छता अभियान चलाकर स्टार्ट किया जाएगा। वैसे भी भारत में जो है पिछले 7 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसमें 130 करोड़ भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया है और एक तरह से देख सकते हैं क्लीन इंडिया बनाने के लिए लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया जा चुका है, यानी आंदोलन के तौर पर यूज किया गया है इंडिया में स्वच्छता अभियान को। और देखिए बिना आंदोलन के तो ये हो ही नहीं सकता था कभी। अर्बन स्टेशन की बात कर लेते हैं, अर्बन एरियाज की बात कर लेते हैं, तो रेलवे स्टेशन आप देख लीजिएगा स्वच्छ भारत अभियान से पहले और बाद में। मुझे बोलने की बात नहीं, वरना फिर से लोग कहेंगे कि आप बायस्ड हो, मोदी गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहे हो। जो बातें अच्छी वो कही जाएंगी। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, 1987 में हमारे यहाँ रेलवे लाइन पास हो गई थी किसको मीटर गेज से सॉरी ब्रॉड गेज करना है, लेकिन 1987 से अभी तक ये ब्रॉड गेज नहीं हुई थी। 2014 के बाद ब्रॉड गेज हो गई। ऐसे कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट अटके हुए थे, इसमें डिफेंस वाले रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री को बोल रहे थे आपको नहीं बनाना है पुल, तो वो भी पुल कंप्लीट हुए। इवन आपका ये लॉन्च हुआ है पीएम गति शक्ति, इसमें 16 मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? मिनिस्ट्रीज ने एक दूसरे के काम अटका रखे हैं। कोल मिनिस्ट्री कहती है कि हमारी कोयले की खदान है, यहाँ पे रोड मत बनाइए आप। रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि हमें अंडरपास दीजिए, ओवरब्रिज में नहीं चलेगा। तो कई सारी चीजें हैं। नेशनल गति शक्ति प्लान इन सारी उलझनों का एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी आते हैं अपने स्वच्छ भारत मिशन पर। 35 स्टेट्स एंड यूटीज को ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है। जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है वो 87% हो चुका है। सोचिए आप, पहले तो वेस्ट का सेग्रीगेशन होता ही नहीं था। इवन जो आपकी प्रोसेसिंग है वेस्ट की वो 71% हो चुकी है, यानी 2014 से अब तक 4 गुना बढ़ चुकी है। वेस्ट की जो प्रोसेसिंग है वो पहले 18% थी, अब 71% हो गई। छत्तीसगढ़ लगातार इसने 3 वर्ष टॉप किया है स्वच्छता सर्वेक्षण में, अगर 100+ अर्बन लोकल बॉडीज वाले स्टेट की बात करें। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो 2.0 है ये 1 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया गार्बेज फ्री सिटीज के टारगेट पर। बाकी जो स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट फेज है ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था हमारे देश को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए। 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना था सॉलिड वेस्ट का। 2019 में वो समाप्त हो गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। बाद में 5 वर्षों के लिए 2021 से 26 तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च कर दिया गया, 0। इन 5 वर्षों में इस पर 1.41 लाख करोड़ के आसपास खर्च होना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, सागर परिक्रमा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है उसके विषय में फिशरमैन है उनको अवेयर करने के लिए, अवार्ड देने के लिए ये सागर परिक्रमा लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री के।
श्री परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा लॉन्च कर दिया है। ये परिक्रमा जो है इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस सागर परिक्रमा के तहत जो आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है, ठीक है, उसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सैंक्शंस किसको किसको हुआ है उनको सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। तो मेन पर्पज यही है, पूरी परिक्रमा की जाएगी गोल गोल घूम के जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विषय में अवेयर किया जाएगा। अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आपको सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, केसीसी, वो सब इसमें काम करेंगे और उनको अवार्ड भी दिया जाएगा जिन्होंने अपने प्रोग्रेसिव फिशरमैन के लिए काम किया है। तो सागर परिक्रमा के तहत सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बाकी इंडियन कोस्टल स्टेट्स, इनके लाइवलीहुड, इकोनॉमी या सिक्योरिटी के लिए ओशन जो है बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं। जैसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं आपके, अगर काम ना करें तो वैसे ही हमारे कोस्टल स्टेट्स के लिए जो ओशन है वो वाइटल ही है। लगभग इंडिया में 8,118 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। 9 मैरीटाइम स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं। तो मिलियन ऑफ फिशर फोक्स हैं, फिशर फार्मर्स हैं जिनको सपोर्ट करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई। कब? 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई। 2020 से 2025 तक ब्लू रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंप्लीमेंट की जा रही है। 2019-20 के यूनियन बजट में अनाउंस कर दी गई थी, सितंबर 2020 में लॉन्च की गई। आपको पता है स्कीमें सारी अनाउंस कर दी जाती है बजट में, फिर पूरे साल उनको लॉन्च किया जाता है। जैसे पीएम डिवाइन स्कीम है, अप्रूवल मिल गया है, अब लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्षों में जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है 20,050 करोड़ खर्च होने हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर क्या है इन्वेस्टमेंट है फिशरी सेक्टर में। सारे स्टेट्स एंड यूटीज में हो रहा है पीएम मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि इनलैंड फिशरीज के लिए भी है ना। पीएम मत्स्य संपदा योजना के टारगेट क्या है? 2024-25 तक जो फिशरीज का एक्सपोर्ट है उससे अर्निंग 1 लाख करोड़ रुपए करनी है। इवन फिश प्रोडक्शन एडिशनल 70 लाख टन के आसपास इंक्रीज करना है। तो ये 2 टारगेट याद रखिएगा, एडिशनल फिश प्रोडक्शन 70 लाख टन, एडिशनल इनकम बाय एक्सपोर्टिंग 1 लाख करोड़ के आसपास। डबल द इनकम ऑफ फिशरीज एंड फिश फार्मर्स कब तक? 2025 तक। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 20 से 25% आते हैं अभी, इनको 10% करना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 55 लाख जॉब क्रिएट करने हैं फिशरीज या फिर एलाइड एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आर्टिकल है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 के लिए एप्लीकेशन शुरू कर दिए गए हैं। 17 सेक्टर्स में एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, 7 स्पेशल कैटेगरी हैं। तो तीसरी बार नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड के लिए एप्लीकेशन बनाए गए हैं। इससे पहले 2 नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो स्टार्टअप्स को क्या करना है? प्रमोट करना है। तो उनको प्रमोट करने के लिए क्या करना है? आपको इनकरेज करना है कि और स्टार्टअप लाओ, और अवार्ड देके आप आसानी से इनकरेज कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टार्टअप अवार्ड थे 2020 में आए, 1600 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स को क्या किया गया? अवार्ड दिया गया। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में जो थे वो सेकेंड एडिशन था, 2200 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स को समाहित किया गया। इस बार एप्लीकेशन जो है 2022 में ओपन किए गए हैं। तो 2 सक्सेसफुल एडिशन हो चुके हैं DPIIT द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री नेशनल स्टार्टअप अवार्ड देता भी है, एप्लीकेशन भी इन्वाइट करता है। इस बार 17 सेक्टर हैं, 50 सब सेक्टर हैं, याद रखिएगा। 17 सेक्टर कौन से हैं आप यहाँ पढ़ लीजिए, रट नहीं पाएंगे, जरूरत नहीं आपको। एग्रीकल्चर है, बिल्कुल है। 7 स्पेशल कैटेगरी हैं, ये याद रखिएगा स्टार्टअप्स के लिए। नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड 2022 5 लाख तक का अवार्ड दिया जाएगा हर विनिंग स्टार्टअप्स को, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। बाकी उसके अलावा अगर इंक्यूबेटर हैं या फिर विनिंग एक्सेलरेटर हैं तो 15 लाख तक का आपको अवार्ड मिल सकता है। तो स्टार्टअप को 5 लाख का, और इंक्यूबेटर है क्योंकि इंक्यूबेटर कई सारे स्टार्टअप जनरेट करता है, तो 15 लाख का कैश अवार्ड मिलेगा। 17 कैटेगरीज, 7 स्पेशल कैटेगरीज और 50 सब सेक्टर्स हैं जिनमें आपको स्टार्टअप लेके आना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 20वां फाउंडेशन डे मनाया है। इस अवसर पर, इस मौके पर नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पर। तो आप पूछ सकते हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, इस पर नेशनल कॉन्क्लेव किसने मनाया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, क्योंकि 20वां स्थापना दिवस हुआ है। तो नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पर हुआ है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर आप अपने जितने भी इनोवेशंस हैं दिखा सकते हैं कि आपने एनर्जी सेविंग के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो भी इनोवेशंस किए हैं
उनको आप दिखा सकते हैं इस नेशनल कॉन्क्लेव पर, ठीक है। तो उनका कॉमर्शलाइज किया जा सके उन इनोवेशंस को, इसलिए ये नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया। खुद तो कुछ करते नहीं, आप जो बनाएंगे उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसकी मदद से एक प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। यूनिडो का प्रोजेक्ट है जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मदद से इंप्लीमेंट किया रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है FLCTD, फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। इसकी फंडिंग की जा रही है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा, इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनिडो और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है एनर्जी सेविंग करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम इंडिया को उस डायरेक्शन में यानी वो दिशा दे सकते हैं जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी हमें प्राप्त करवा सकती है, ठीक है। इतना सोचिएगा। 2018 में जो FLCTD प्रोजेक्ट है यानी फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसने 4 राउंड चलाए इनोवेशन चैलेंज के। ये आप छोड़ दीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। 18 टेक्नोलॉजी से इनको वैलिडेट किया जा चुका है और 10 का तो कॉमर्शलाइजेशन भी किया जा चुका है। फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट ये 2016 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इंडिया को एनर्जी एफिशिएंसी और लो कार्बन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए अभी तक 6 प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स को इनोवेशन चैलेंज के तहत आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 18 नई टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया है और यहाँ पर 10 लिखा था, यहाँ पर 12, तो आप 10 ही लेके चाहिए, 12 नहीं, ठीक है। खैर इतना नहीं आपसे पूछेंगे, ना ही आपको इतना रटना है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन क्या है? सेमीकंडक्टर का हब बनाना, इसीलिए हमारा जो 14th PLI स्कीम है, मतलब सेक्टर PLI स्कीम के लिए लॉन्च किया गया है 76,000 का, वो आपका क्या है? सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो 2 एलिमेंट पर फोकस कर रही है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना और वर्ल्ड की डिमांड को कंप्लीट करना, वर्ल्ड और इंडिया की डिमांड को कंप्लीट करना आने वाले डिकेड में। तो इस बार जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसका थीम क्या है? सिलिकॉन कैटेलाइजिंग कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव कन्वर्जेंस। तो जब ये आपकी कॉन्फ्रेंस होगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तब बात की जाएगी। 15 अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम के विषय में डीपली पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। अगले 10 वर्ष को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का टेकेड घोषित किया है। मैनी थिंग्स फॉर मैनी पीपल, ये है एक फ्रेज जो यूज़ किया गया है टेकेड के लिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है इसको अडॉप्ट कर रही है। कोई भी चीज़, चाहे आपका नेशनल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो, कुछ भी हो, वो बिना टेक्नोलॉजी के कंप्लीट हो ही सकता है। 2021 में बात की, इंडिया में 54 यूनिकॉर्न्स हैं। चाइना, US और चाइना के बाद इंडिया 3rd कंट्री है जहाँ पर इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? $1 बिलियन से अलग अगर अधिक आपके स्टार्टअप्स की मार्केट वैल्यू है या फिर वैल्यू है। 2021 में तो इंडिया ने अकेले 33 यूनिकॉर्न जो है प्रोवाइड कर दिया और UK को भी पीछे छोड़ दिया। US चाइना के बाद इंडिया जो 3rd नंबर पे है यूनिकॉर्न के मामले में। 2025 तक 150 यूनिकॉर्न्स का घर होगा इंडिया, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में 2022 जो बजट आया उसमें बहुत सारी बातें बोली गई हैं। उन चीज़ों को सार्थक करने के लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कई सारी साइंटिफिक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये वेबिनार क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था जब स्टार्टिंग में कि हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाना है, तो ये वेबिनार इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है। कई सारे वेबिनार इससे पहले भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कह दिया था। अच्छा, जब ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे और फिर से एड्रेस देंगे। जो सेकेंड पार्ट होगा वेबिनार का, उसमें 4 थीमेटिक सेशन होंगे। तो पहले पार्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करेंगे, सेकंड में 4 थीमेटिक सेशंस होंगे। पहला थीमेटिक सेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा क्या होगा? एनर्जाइजिंग स्टार्टअप एंड डीप टेक विद डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा क्या होगा? ब्रेक अवे सेशन एंड चार्टिंग द वे अहेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा ये होगा आपका, ये 4 होंगे आपके, याद रखिएगा, जो हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट वेबिनार है
ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इसमें 4 थीम होंगे जिन पर वेबिनार डिस्कशन होगा। बाकी लास्ट आर्टिकल है का नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 17th फाउंडेशन डे हुआ है। नया मोटो लॉन्च हो गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, भविष्यो रक्षति रक्षिता। मोटो याद कर लीजिए, बहुत प्यारा मोटो है। और आयरन मैन मूवी आपने देखी है, एज ऑफ अल्ट्रॉन, आयरन मैन नहीं है सॉरी, वो एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो उसमें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन कहता है कि हमने अपनी हीरोगिरी में एक बिल्डिंग गिरा दी एक 6 साल के बच्चे के ऊपर या 10 साल के बच्चे के ऊपर। हम नहीं जान सकते थे कि वो बड़ा होकर क्या बनता। तो याद रखिएगा, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब बच्चों की डेथ हो जाती है किसी भी इंसिडेंट में। यूक्रेन में जो हालात हैं मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो बच्चों की डेथ होना बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया गया है हमारे देश में। 17 फाउंडेशन डे मनाया गया है, ठीक है। भविष्यो रक्षित रक्षिता इसका मोटो लॉन्च कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ने क्या किया, बीएसएफ ने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की मदद से। उस एग्जीबिशन में कई सारे बच्चे वहां पर घूमने गए। बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था, सहारा। ये क्या है, साइको सोशल काउंसलिंग देता है जो बीएसएफ जवान के बच्चे हैं उनको, ठीक है। सुप्रीम सेक्रीफाइस क्योंकि वो दे देते हैं तो उनके बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपके पिता ने जो त्याग दिया है। इसके लिए सहारा इनिशिएटिव किसका है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत स्थापित की गई स्टैच्यूटरी बॉडी है। चाइल्ड की परिभाषा क्या है, 0 से 18 वर्ष का कोई भी बच्चा है, मतलब कोई भी इंसान है वो बच्चे की कैटेगरी में आएगा। कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं, यानी 7 मेंबर होते हैं टोटल इंक्लूडिंग चेयरमैन। 2 तो महिलाएं होनी चाहिए और जो अपॉइंटमेंट है वो 3 वर्ष के लिए चेयरमैन का होता है। देखिए 65 एज जो है चेयरमैन के लिए होती है और 60 एज जो होती है अदर पर्सन्स के लिए। तो हाल ही में आपका 17th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। ये 15 अगस्त कैसे होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। है सेलिब्रेटेड इस 17th फाउंडेशन डे एट 15th अगस्त ग्राउंड। अच्छा 15th अगस्त ग्राउंड में किया गया है, जहाँ पे 15th अगस्त को सेलिब्रेशन होता है वहीं पर किया गया है। मैंने सोचा कि 15 अगस्त वाला